रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय से कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर पोके बिना युद्ध के भारत का हिस्सा बनेगा। वहां के लोग अब मैं भी भारत हूं के नारे लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत नीतियों का यही असर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की संयमित और सटीक कार्रवाई की भी उन्होंने तारीफ की। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। भारत 11वें से 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जल्द ही टॉप 3 में होगा। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप बूम और रक्षा उत्पादन में भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल की। उन्होंने भारतीय समुदाय की मेहनत और भारतीय संस्कृति की ताकत की भी सराहना की। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कहा कि आज देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू हुए हैं और इसके साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने इसे जनता के लिए त्योहारों पर डबल बोनस बताया। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा टैक्स का हिस्सा दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने जहाँ सीमावर्ती गाँवों को लास्ट विलेज मानकर छोड़ दिया था, वहीं भाजपा ने उन्हें फर्स्ट विलेज बनाकर विकास की प्राथमिकता दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने अलग अलग आपदाओं से निपटने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसमें कई मंत्रालयों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब किसी भी आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जाएगा। इससे लोगों की जान माल की सुरक्षा बेहतर ढंग से हो सकेगी। अब अगला खबर देखिए। बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों के पक्ष में यात्रा कर चुके हैं। अब ओवैसी भी बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी ने मुसलमानों के लिए अभूतपूर्व काम किया है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की लॉटरी प्रणाली खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत अब वीजा चयन उम्मीदवार की योग्यता और सैलरी पर आधारित होगा। सरकार का कहना है कि इससे बेहतर प्रतिभाओं को मौके मिलेंगे। अब अगला खबर भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर रूसी विमान नेटो देशों का हवाई क्षेत्र पार करेंगे तो उन्हें मार गिराया जाना चाहिए। ट्रंप ने रूस को कागजी शेर कहा और कहा कि यूक्रेन अपनी खोई जमीन वापस ले सकता है। अब अगला अपडेट भी देखिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मुस्लिम सियासत के बड़े चेहरे आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी रिहाई से रामपुर और पश्चिमी यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समर्थक अब एक्टिव हो रहे हैं और माना जा रहा है कि रामपुर में फिर से आजम का दबदबा बढ़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी के संकेत भी साफ हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए अखिलेश ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया था। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आजम से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में है, ताकि दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत हो सके। अब देखना होगा कि आजम खान सपा के साथ बने रहते हैं या कोई नया सियासी मोड़ लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जैसे हिंदू हज नहीं जाते, वैसे ही मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आयोजकों को सलाह दी कि पंडालों के दरवाजे पर गोमूत्र रखा जाए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गैर हिंदू अगर गरबा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सनातन धर्म अपनाना होगा और देवी की पूजा करनी होगी, वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन भी गैर हिंदुओं के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। नवरात्रि और गरबा को लेकर माहौल गर्मा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC मीटिंग में कहा कि विपक्ष के वोट काटने वाले दल असल में गरीबों का हक छीनते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता तक ये संदेश पहुंचाने और भाजपा की नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने की अपील की। अब आगे की खबरों में जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कोलकाता में भारी बारिश से हालात बिगड़े। 24 घंटे में 247.5 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भर गया और दुर्गा पूजा के पंडाल डूब गए। बाजारों में भी नुकसान हुआ। त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। भारत के क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाक सेना खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही मासूम लोगों पर बम बरसा रही है। भारत ने दुनिया का ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही नागरिकों को लड़ाकू विमानों से मारता है। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। चुनावों में मुफ्त योजनाओं का असर राज्यों की जेब पर भारी पड़ रहा है। तेलंगाना अपनी कमाई का 57% और उत्तर प्रदेश 11% हिस्सा वादों पर खर्च कर रहे हैं। इससे विकास कार्यों और जरूरी योजनाओं के लिए पैसों की कमी हो रही है। अब अगला खबर भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया था, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन दावों को खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है और यूरोप को भारत से दूरी नहीं बल्कि संबंध मजबूत करने चाहिए। ट्रंप ने भारत और चीन को रूस से तेल आयात कर युद्ध बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया था। इस पर जेलेंस्की ने साफ किया कि ऊर्जा से जुड़ी कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनका हल निकाला जा सकता है। भारत ने भी रूस से तेल खरीद को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक मजबूरी बताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन को आड़े हाथों लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यूएन शांति स्थापित करने में नाकाम है और अवैध पलायन को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने पश्चिमी देशों पर पलायन के जरिए हमला होने का दावा किया और कहा कि ये देश नरक की ओर बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को उन्होंने दुनिया पर थोपा गया सबसे बड़ा धोखा बताया। ट्रंप ने यूएन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ कड़वी चिट्ठियां लिखता है, युद्ध रोक नहीं पाता। उन्होंने मुख्यालय की व्यवस्थाओं जैसे एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर पर भी तंज कसा। अब अगला खबर भी देखिए। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने यूएनजीए में फिर कश्मीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत पाक को यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार बातचीत से हल करना चाहिए। साथ ही गाजा पर इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और कश्मीरियों की भलाई व भारत पाक युद्ध विराम पर संतोष जताया। अब अगला अपडेट भी देखिए। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस पर यूपी के संभल में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे के खबरों में। जीएसटी काउंसिल ने कई सामानों पर टैक्स घटाया है, लेकिन दुकानों पर कीमत कम नहीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगर दुकानदार कम जीएसटी का फायदा ग्राहकों को नहीं देते तो तुरंत शिकायत करें। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन और पोर्टल भी शुरू किया है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। बरेली में आईएमसी महासचिव डॉक्टर नफीस पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी देने वाले नफीस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उन्हें नोटिस तामील कराया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। विदेशी एजेंसियों का भारत पर भरोसा बरकरार। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ 50% के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पहले फिच ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया था। अब ओईसीडी ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए 6.7% कर दिया है। एसएनपी ने भी भारत की ग्रोथ 6.5% पर कायम रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म्स और टैक्स कट से घरेलू मांग मजबूत हुई है। खाने पीने की चीजों से लेकर गाड़ियों तक सस्ते होने से इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। एजेंसियों का मानना है कि महंगाई घटकर 3.2% तक आ सकती है और आरबीआई इस साल ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ट्रंप टैरिफ का असर भारत की ग्रोथ पर बेअसर दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। पटना में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस यहां तेलंगाना जैसी जीत दोहराने की कोशिश करेगी या फिर महागठबंधन में सहयोगी आरजेडी और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी बराबरी पर रही, लेकिन अब सीट बंटवारे पर तनाव है। कांग्रेस 70-75 सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी इससे सहमत नहीं। कांग्रेस मानती है कि बिहार में उसकी लहर है और राहुल गांधी को असली विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है। अब नजरें इस रणनीति पर टिकी हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अभिनेता नाना पाटेकर ने अपने एनजीओ के जरिए राजौरी और पुंछ के 117 परिवारों को 42 लाख रुपए और राहत सामग्री दी। ये परिवार पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए थे। नाना पाटेकर ने कहा, ये हमारा छोटा योगदान है, हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अब अगला अपडेट भी देखिए। आईसीसी ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई। नियमों के बार बार उल्लंघन और 1 साल की समीक्षा के बाद ये कड़ा फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर को 1100 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कहा कि विकास से इलाके की तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। नई योजनाओं से सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले सीमांचल दौरे की शुरुआत की। किशनगंज की रैली में उन्होंने मोदी सरकार पर वक्फ एक्ट के बहाने मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाह और कब्रिस्तान छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि ये जगहें अल्लाह की हैं और बीजेपी आरएसएस इन्हें नहीं ले सकते। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला और कहा कि अब मुसलमान कुलियों की तरह बोझ नहीं ढोएंगे, बल्कि अपने हक की राजनीति करेंगे। आई लव मोहम्मद विवाद पर ओवैसी ने कहा कि हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है, लेकिन उनकी शिक्षा यही है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। मिर्जापुर में मां दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम और उसके पति राम मिलन बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में पता चला कि दोनों ने गढ़वा गांव में करीब 15 बीघा सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया। सरोज पर आरोप है कि उसने यूट्यूब पर मां दुर्गा को लेकर अपमानजनक गाना अपलोड किया था, जिससे हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। इस मामले में सरोज और उसके पति के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उनकी अवैध संपत्तियों और विवादित कंटेंट की भी जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने 168/6 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 127 पर सिमट गया। टीम इंडिया अब कप जीतने से एक कदम दूर है। अब ये खबर भी देखिए।
रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होना था, लेकिन अब वे अगले साल 30 मई तक या सरकार के अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। वे 2022 से सीडीएस के रूप में सेवा दे रहे हैं। अब अगला खबर भी देखिए। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों ने विरोध किया क्योंकि सरकार ने कावेरी अय्यर नदी जोड़ परियोजना लागू नहीं की और शैक्षिक ऋण माफ करने का वादा पूरा नहीं किया। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव को 3000 वाला जैकेट सिर्फ 1600 रुपए में दिलवाऊंगा। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि रवि किशन झूठे भले ना हो, लेकिन अज्ञानी जरूर हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब अगला खबर भी देखिए।